कहानी की शुरुआत में हमें याउचा प्राइम नाम के प्लेनेट को दिखाया जाता है, जो अंतरिक्ष के सबसे बेरहम शिकारियों का घर माना जाता था। इस ग्रह का एक रूल था कि अगर तुमने अपने से कमजोर को नहीं मारा तो वो तुम्हें मार देगा। हम यहाँ डेक नाम के एक याउचा को देखते हैं जो अपने भाई का शिकार करने आया था ताकि वो अपने पिता को साबित कर सके कि वो कमजोर नहीं है। डेक उसकी गुफा में आया, पर उसका भाई वोरकान पहले से ही उस पर घात लगाए बैठा था। हर ताकतवर याउचा जरूरत पड़ने पर खुद को इनविजिबल कर सकता है, पर डेक के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी क्योंकि वो उनमें से सबसे कमजोर था। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, पर अपनी कई कोशिशों के बाद भी डेक अपने भाई को नहीं हरा पाता। आखिर में वोरकान उसे अपने सामने घुटने टेकने को कहता है, पर जब डेक ने उसकी बात नहीं मानी तो वोरकान ने उसे खाई में फेंक दिया। उसे लगा वो मर गया और वो अपने भाई की मौत का शोक मनाने लगा। लेकिन तभी डेक मौत को मात देकर ऊपर आता है और कहता है, देखो भाई, मैं अभी भी जिंदा हूँ। पर वोरकान उससे अब और नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि वो तैयार नहीं है। वोरकान अपने भाई को नहीं मारता, पर अगर वो यहाँ रहता तो कोई ना कोई उसे जरूर मार देता। इसीलिए वो उसे वहां से कहीं दूर जाने को कहता है। वो बोला, कबीले में अपनी जगह बनाने के लिए तुम्हें अपने से ज्यादा ताकतवर को मारना होगा। उसे मारकर घर वापस आओ और अगर नहीं मार पाए तो कभी वापस मत लौटना। इसके बाद वो उसे कुछ प्लैनेट्स दिखाता है जहां वो शिकार के लिए जा सकता था, पर शर्त ये थी कि उसे वहां के सबसे ताकतवर जीव को मारना होगा, तभी वो वापस लौट सकता है। डेक उन प्लैनेट्स में से गीना नाम के प्लैनेट को चुनता है, पर वोरकान ने उसे अपनी पसंद बदलने को कहा क्योंकि उस जगह को डेथ प्लैनेट के नाम से जाना जाता था। वहां का सबसे ताकतवर जीव कालिस्क था जिसे कोई नहीं मार सकता, यहाँ तक कि उनके पिता भी उससे डरते थे। पर डेक बोला, फिर यही मेरा शिकार है। पिता ने मुझे कमजोर कहा था, उन्हें गलत साबित करने के लिए मुझे सबसे ताकतवर को मारना होगा। वोरकान डेक को वहां भेजने ही वाला था कि तभी उसने एक स्पेसशिप को देखा जो उन्हीं की ओर आ रही थी। शिप से उनका पिता नोआर उतरता है, जो अपने कबीले का सबसे बेरहम शिकारी था। डेक अपने पिता के सम्मान में अपना खून बहाकर उनका स्वागत करता है, पर नोआर उसे जिंदा देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो वोरकान से पूछता है कि तुमने अभी तक अपना काम पूरा क्यों नहीं किया, पर वोरकान उसकी साइड लेते हुए बोला, ये अभी नया है, इसे एक और बार शिकार का मौका मिलना चाहिए। लेकिन नोआर डेक को अपने कबीले की कमजोरी समझता था और याउचा प्रजाति में यह नियम था कि कमजोर को मार दिया जाता है। जब उसे पता चला कि डेक कालिस्क का शिकार करने जा रहा है तो उसे ये उसकी बेवकूफी लगी। वो वोरकान से कहता है कि जब वो सो रहा था तभी तुम्हें मार देना चाहिए था। अपने पिता के मुंह से ये शब्द सुनकर डेक का दिल टूट जाता है। नोआर ने उसे बंदी बना लिया और अपने बेटे से कहा कि उसे मार दो। वोरकान उसे खत्म करने के लिए तलवार निकालता है, पर वो जानता था कि उसके पिता गलत कर रहे हैं, इसलिए वो अपने भाई को नहीं मारता और उसे शिप में फेंक देता है। उसे ऐसा करते देख नोआर को बहुत गुस्सा आता है और वो इनविजिबल होकर अपने ही बेटे पर एक के बाद एक कई जानलेवा हमले करता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। वो बोला, कमजोर का साथ देना भी एक कमजोरी है, और बस इतना कहकर उसने डेक की आंखों के सामने उसकी पीठ में तलवार घुसाकर उसे बेरहमी से मार डाला। लेकिन मरने से पहले वोरकान ने उस शिप को एक्टिवेट कर दिया, जो डेक को वहां से अरबों मील दूर ले गया जहां उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जब डेक की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका स्पेस शिप क्रैश कर रहा था। इससे पहले कि वो जमीन से टकराता, डेक जल्दी से एक पोर्ड लेकर उस शिप से अलग हो जाता है। इसी बीच एक विशालकाय पक्षी उसकी पोर्ड को जोर की टक्कर मारता है, जिससे डेक अपना बैलेंस खोकर सीधा एक जंगल में क्रैश कर गया। इतनी देर में उसके साथ इतना सब हो गया, पर वो अब भी अपने भाई की मौत से नहीं उभर पाया था। डेक ने देखा कि वो डेथ प्लेनेट पर है, वही ग्रह जिसे उसने शिकार के लिए चुना था। वो भाई से किया वादा पूरा करना चाहता था ताकि उसकी कुर्बानी जाया ना जाए। इसके बाद उसने अपने सारे हथियार बाहर निकाले और कालिस्क को मारने की तैयारियां करने लगा। उसे अचानक किसी की आवाज आई और जब डेक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जिंदा बेल उसके सारे हथियार गायब कर चुकी थी। खतरे की भनक लगते ही डेक एकदम से चौकन्ना हो गया, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो बेलें उसका एक और हथियार छीन लेती हैं। आखिर में उसे निहत्था करके उन बेलों ने उस पर हमला कर दिया, पर डेक के पास अब भी एक तलवार थी जिससे वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर वो तलवार छूट गई। डेक ने देखा वहां ऐसी सैकड़ों बेलें थीं जिनसे वो अकेले नहीं लड़ पाता, इसलिए वो भाग जाता है। जंगल खत्म होते ही उन्होंने हमला बंद कर दिया, पर अब डेक को अपना हर एक कदम बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना था। वो एक पत्ते को स्कैन करता है ताकि पता लगाया जा सके कि वो जहरीला है या नहीं, फिर उसे अपने घाव पर लगा लेता है। वहीं उसे एक कीड़ा दिखाई दिया जिसे वो खाने की सोचता है, पर डेक ने जैसे ही उसे छुआ वो कीड़ा अपना रंग बदलने लगा। डेक जल्दी से उसे दूर फेंक देता है और पता चला कि वो तो जीता जागता सुसाइड बॉम्ब था। इसके बाद वो खुले मैदान में आया जहां चारों ओर उसे जानवरों की हड्डियां पड़ी मिली। उसकी नजर एक पौधे पर पड़ी जिसमें नुकीले कांटे लगे हुए थे। वो जब उनकी ओर जाता वो कांटे बाहर की ओर आने लगते, मानो उसे मारने के लिए तैयार बैठे हों। डेक उनसे बचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी की आवाज सुनाई दी। उसे लगा खतरा है, पर गौर से देखने पर उसे वहां एक लड़की दिखाई दी। वो जल्दी से अपने सिस्टम में याउचा की भाषा को डाउनलोड कर लेती है ताकि वो उससे बात कर सके। वो कहती है, मेरा नाम थिया है और मुझे वेलैंड कॉर्पोरेशन ने बनाया है। पर वो कुछ और कह पाती उससे पहले ही एक बड़ा सा शिकारी पक्षी डेक पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। थिया उसे बताती है कि जब तुम उसके जहर से सुन्न पड़ जाओगे और हिल नहीं पाओगे तब वो तुम्हें खाएगी। थिया बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर थोड़ी मजबूर हूँ। पर डेक को उसकी मदद नहीं चाहिए थी। इसी बीच वो पक्षी उस पर दोबारा से पत्थर फेंक देता है। डेक ने भागने की कोशिश की, पर इस बार वो उन जहरीले कांटों से बच नहीं पाता। जहर ने तुरंत ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जिससे डेक का शरीर सुन्न पड़ने लगता है। बेहोश होने से पहले उसका उस पक्षी को मारना जरूरी था, वरना वो उसे खा जाता।
उसने एक ब्लेड से उस पर निशाना लगाया, पर अफसोस उसका निशाना चूक जाता है। उसका ब्लेड थिया से बस कुछ ही दूर पड़ा था, पर उसका हाथ उस तक नहीं पहुंचता। इसी बीच वो पक्षी डेक का शिकार करने के लिए आगे बढ़ा, पर वो उसे मार पाता उससे पहले ही थिया उस पर हमला कर उसे मार डालती है। उसने डेक को एक दवा लगाई जिससे जहर का असर खत्म हो गया। डेक ने उसे उठाया और देखा कि पेट का निचला हिस्सा गायब था। थिया उसे बताती है कि मैं एक सिंथेटिक रोबोट हूँ जिसे वेलेंट कॉर्पोरेशन ने यहाँ रिसर्च के लिए भेजा था, पर इस प्लेनेट के क्रीचर्स ने मेरी ये हालत कर दी। डेक उसकी बकबक से तंग आकर उसे वहीं फेंकर आगे बढ़ जाता है, पर थिया को उसकी जरूरत थी, इसलिए वो उसे रुकने को कहती है। वो बोली, मैं जानती हूँ कि याउचा प्लेनेट के सबसे ताकतवर जीव का शिकार करते हैं और तुम कालिस्क को ढूंढ रहे हो, पर तुमसे पहले भी कई याउचा कालिस्क के पीछे आए, पर उनमें से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलो तो मैं तुम्हें उसकी गुफा तक पहुंचा दूंगी और तुम कालिस्क को मारने वाले पहले योद्धा बन सकते हो। उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करने में डेक को कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वो उसे हाथ में लेकर आगे बढ़ने लगा। इसके बाद वो एक गुफा से गुजरते हैं जहां नुकीले स्पाइक वाले केचुए रहा करते थे। डेक उन्हें खतरा समझता है, पर थिया उसे समझाती है कि वो खतरा नहीं है, उन्हें बस भूख लगी है। उसे हाथ में उठाकर डेक को चलने में बहुत परेशानी हो रही थी, इसीलिए उसने बेलों को तोड़कर उनसे एक रस्सी बनाई और थिया की बॉडी को अपनी पीठ पर कसकर बांध लिया। चलते चलते रात हो जाती है, जिसके बाद उन्होंने कुछ देर रुकने का फैसला किया, क्योंकि पता नहीं अंधेरे में कौन सा मॉन्स्टर उन पर घात लगाए बैठा हो। डेक पूछता है, तुम यहाँ कब से हो? जिस पर थिया उसे बताती है कि हम 2 साल पहले इस प्लेनेट पर लैंड हुए थे। उनकी टीम का काम था इस प्लेनेट के जीवों को समझकर उन पर रिसर्च करना। डेक को यहाँ एक और सिंथेटिक एंड्रॉइड के बारे में पता चलता है जो हूबहू थिया की नकल थी। दोनों को साथ काम करने के लिए बनाया गया था, पर थिया ज्यादातर लैब में रहती थी और टेसा का काम था इस प्लेनेट को समझकर ग्राउंड लेवल पर डेटा इकट्ठा करना। लेकिन एक दिन टेसा उसे बाहर ले गई। वो खोज कर रहे थे कि तभी कालिस्क ने उन पर हमला कर दिया और उसके पैरों को अलग कर दिया। वो अपनी कहानी सुनाते सुनाते काफी इमोशनल हो जाती है, पर डेक को उसकी बातें बोरिंग लगी, इसलिए वो सो गया। थिया को लगता था कि टेसा मर चुकी है, पर ऐसा नहीं था। इसके अगले सीन में हम टेसा को देखते हैं जो बुरी तरह डैमेज थी। उसे एक रिपेयरिंग पोर्ट में डाला जाता है जहां कुछ रोबोट्स उसके डेटा को प्रोसेस करने लगे। कंपनी को पता चला कि उसने अपना मिशन पूरा नहीं किया था, जिसके बाद टेसा को फिर से रिपेयर किया जाता है ताकि उसे दोबारा उसी मिशन पर भेजा जा सके जिसे वो पूरा करने में नाकाम रही थी। उसे बताया जाता है कि कंपनी बिल्कुल खुश नहीं है, दोबारा नाकामयाब हुई तो तुम्हें डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। वहीं हम थिया को देखते हैं जो डेक के साथ कालिस्क की गुफा की ओर जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक गेंडे जैसा मॉन्स्टर दिखाई दिया जो मैदान में घास चर रहा था। थिया उसे बताती है कि ये कालिस्क का खाना है, जिसके बाद डेक उसे मारने की सोचता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे एक गहरा कट लग जाता है, क्योंकि जिस घास में वो गेंडा खड़ा था वो नुकीले ब्लेड से बनी हुई थी। वो उसे मारने का तरीका सोच ही रहा था कि तभी वहां उन्होंने एक बंदर जैसा जीव देखा जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से देख रहा था। उन्हें शिकारी समझकर वो गेंडे डर कर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन डेक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और पेड़ों पर लटकते हुए उसका पीछा किया। आखिर में डेक उसकी पीठ पर चढ़ गया, पर इससे पहले वो उसे मार पाता वो गेंडा उसे एक पेड़ से दे मारता है। वो बंदर उन्हें देखकर खूब मजे ले रहा था, जिसके बाद डेक सबसे पहले उसे ठिकाने लगाने की सोचता है। वो लड़ ही रहे थे कि तभी डेक ने उस गेंडे को देखा जो तेजी से उसी की ओर आ रहा था। इससे पहले वो उन्हें अपने पैरों तले रौंद डालता, डेक अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है। वो अपनी जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी उन जंगलों में छुपा एक विशालकाय कीड़ा उन्हें पकड़ लेता है। वो दोनों को निगलने ही वाला था कि तभी वो बंदर उसके मुंह में घुसकर अपने मजबूत कवच से उसके दांत तोड़ देता है। उनकी जान तो बच जाती है, पर अब वो कीड़ा बेचारे उस बंदर की जान के पीछे पड़ गया था। वो उसे निगलने ही वाला था कि तभी डेक उस बेचारे की मदद करने की सोचता है, क्योंकि उसने भी उनकी जान बचाई थी। अपनी तलवार से डेक ने उस पर एक के बाद एक कई जानलेवा हमले किए और आखिर में उसे भी मार डाला। उधर हम टेसा को देखते हैं जो डेक के पोर्ट तक पहुंच गई थी। वहां वो बेलें उस पर भी हमला करती है, पर उनके पास एडवांस्ड वेपन्स थे जिनसे वो उन्हें चुटकियों में खत्म कर देते हैं। जल्द ही रात हो गई और डेक अपने शिकार को पकाकर खाने लगा। उसने थिया को भी थोड़ा खाने को दिया, पर वो बिजली से चलती थी। इसके बाद वो थोड़ा खाना उस बंदर को भी देता है जो कब से उनके पीछे पीछे घूमे जा रहा था। खाना पाकर वो बहुत खुश होता है और डेक पर थूक देता है, जिससे डेक को गुस्सा आ जाता है। उसे लगा कि वो जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहा है, पर थिया उसे समझाती है कि थूकना उनके लिए सम्मान की निशानी है। उसने तुम पर थूक कर तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है। इसके बाद डेक सोने के लिए जमीन साफ करता है और उसकी देखा देखी वो बंदर भी जमीन को साफ करने लगा। इस तरह वो उसकी हूबहू नकल करता है, मानो उससे सब सीख रहा हो। थिया और उस बंदर में तो गहरी दोस्ती हो गई थी और उसने उसके लिए एक नाम भी सोच लिया था। वहीं हम टेसा को देखते हैं जिसने डेक के क्रैश हुए स्पेसशिप को ढूंढ लिया था। वो अंदर गई जहां उसे याउचा सिविलाइजेशन के एडवांस्ड वेपन मिले जो कालिस्क को पकड़ने में उसके बहुत काम आ सकते थे। अगले सुबह डेक बिना वक्त गवाए अपने सफर को जारी रखता है, पर वो प्लूटो को अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता था। थिया कहती है, हम उसे नहीं छोड़ सकते, उसने हमारी जान बचाई थी। लेकिन अब वो डेक के किसी काम का नहीं था, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। जल्द ही थिया को उसकी कमी खलने लगी। उस बेचारे ने उन्हें अपने परिवार को हिस्सा बनाया था और उन लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया। डेक थिया से आगे का रास्ता पूछता है, पर वो प्लूटो को लेकर अब भी उससे नाराज थी, इसलिए उसे रास्ता नहीं बताती। वो कहती है, माना तुम्हारे प्लेनेट पर हमदर्दी को कमजोरी माना जाता है, लेकिन ये तुम्हारा प्लेनेट नहीं है। कम से कम तुम यहाँ तो उसे अपने साथ रख सकते थे।
एग्जाम्पल के तौर पर थिया उसे अपने प्लेनेट के भेड़ियों के बारे में बताती है, जिसमें कबीले का सबसे ताकतवर भेड़िया कभी दूसरों पर अपनी ताकत का धौंस नहीं जमाता और हमेशा अपने से कमजोर की रक्षा करता है। डेक उसकी बात समझ गया, पर वो अब भी अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ था। ऐसे में हमदर्दी उसके रास्ते में रुकावट बन सकती थी। वो जल्द ही कालिस्क की गुफा के पास पहुंच गया, जहां चारों ओर उन लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थीं जो उसे पकड़ने आए थे। थिया को वहां उसके पैर भी मिल गए, जिसे लेकर वो जल्दी से एक रिपेयरिंग स्टेशन पर गई और खुद को अपने शरीर के निचले हिस्से से सिंक कर लिया। थिया कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। मैंने टेसा को बुलाया है, कंपनी यहाँ किसी भी वक्त आती ही होगी। पर डेक अपनी ट्रॉफी लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला था। डेक बाहर आया और देखा कि कालिस्क वहां नहीं था, जिसके बाद उसने उसे बुलाने के लिए वहां पड़े तेल के कंटेनर में ब्लास्ट कर दिया। कालिस्क डेक के सामने आता है और हम देखते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा था। उसने डेक को उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे उसे भी उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है। पर यह तो उसकी असली ताकत का बस एक छोटा सा नमूना था। डेक ने उससे फाइट की और अपनी तलवार से उसका पेट चीर दिया। इतना कम था तो वो उसकी पूंछ भी काट देता है। पर कालिस्क में खुद को रिपेयर करने की अनोखी शक्ति थी। उसके सारे कटे हुए पार्ट्स वापस लौट आते हैं। वहीं थी अपने पैरों को जोड़ने ही वाली थी, तभी कालिस्क ने डेक को उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे उसकी बॉडी के फिर से 2 टुकड़े हो गए। डेक उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता है, पर ऐसा लग रहा था कि उसे मारा ही नहीं जा सकता। इसके बाद उसने अपनी तलवार से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। डेक को लगा वो जीत गया, पर कालिस्क अपने सर को दोबारा जोड़ लेती है। उसने डेक को अपने पैरों से दबोच लिया। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वो अचानक रुक जाता है। पता नहीं क्यों वो डेक को अजीब तरीके से सूंघने लगी और उसकी जान बख्श दी। हालांकि खतरा अभी टला नहीं था। जल्द ही टेसा और कंपनी के लोग वहां पहुंच जाते हैं और उन्होंने क्रायोजेनिक बॉम्ब से कालिस्क को फ्रीज कर दिया। डेक भी उस बम की चपेट में आकर फ्रीज हो जाता है और जब उसे होश आया तो वो टेसा की रिसर्च लैब में था। उसने थिया से उसे छोड़ने को कहा, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये थिया नहीं थी। टेसा उसे अच्छे से स्कैन करती है और बताती है कि अब से तुम वेलैंड कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी हो। इसी बीच उसने थिया को फिर से एक्टिवेट किया और उसे जैसे ही होश आया वो टेसा को देखकर इमोशनल हो गई। पर तभी उसने डेक को देखा, जिसे टेसा ने बंदी बना लिया था। उसने एक डिवाइस चालू किया जो डेक के ब्रेन को अंदर से स्कैन करने लगता है, पर यह स्कैन किसी टॉर्चर से कम नहीं था। थिया उसे दर्द में देख टेसा को उसे रोकने को कहती है, पर जब वो नहीं मानी तो उसने खुद उस मशीन को बंद कर दिया। थिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये याउचा अलग है, इसने उसकी जान बचाई है। पर टेसा उसे याद दिलाती है कि उन्हें किस काम के लिए बनाया गया है। वो यहाँ रिसर्च करने आए थे। पर थिया कहती है, जरूरी नहीं कि हम वही बने जो वो चाहते हैं। बस यहीं टेसा समझ जाती है कि वो करप्ट हो चुकी है। वो बोली, मैं यहाँ तुम्हें बचाने नहीं आई थी, बल्कि हमारा मिशन पूरा करने आई थी। उसकी बातें सुनकर थिया को यकीन ही नहीं होता कि ये वही टेसा है जिसे वो अपनी बहन मानती थी। रिपेयर होने के बाद वो पहले जैसी नहीं रही। उसमें दूसरों के लिए हमदर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। टेसा ने गार्ड्स को ऑर्डर्स दिए कि वो उसे तोड़कर कचरे में फेंक दें और वहां से चली गई। थिया डेक को कुछ करने को कहती है, पर तभी वहां एक गार्ड आ गया और देखा कि थिया उस याउचा से उसकी भाषा में बात कर रही है। उसने वहां से एक डिवाइस उठाया और बड़े गौर से उसकी जांच करने लगा। डेक ने कहा, उसे बताओ कि ये एक नक्शा है, जिसके बाद थिया ने वैसा ही किया। जैसे ही उस गार्ड ने उसमें लगा एक बटन दबाया, वहां एक ब्लास्ट हो गया। इससे पहले गार्ड्स उन्हें पकड़ पाते, थिया ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और डेक वहां से भाग निकला। उनसे बचते हुए वो कई फीट गहरे झरने में गिर जाता है। उसे मरा हुआ समझकर उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, पर हम देखते हैं कि डेक इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा बच गया था। उसे बहुत चोट आई थी, पर किसी तरह वो अपनी शिप पर वापस लौटा। वो बहुत शर्मिंदा था कि वो अपने भाई की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। उसने शिप को स्टार्ट किया और कहीं और जाने की सोचने लगा, पर तभी उसे थिया की कहीं एक बात याद आई जो उसने भेड़िए के बारे में बताई थी। डेक समझ गया कि अब उसे क्या करना है। टेसा ने उसके सारे हथियार अपने कब्जे में कर लिए थे, इसलिए उसने तय किया कि वो इस प्लेनेट को उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इसके बाद डेक मैदान में जाकर वहां से ढेर सारी ब्लेड वाली घास इकट्ठा करता है। उसने उस फटने वाले कीड़े को पकड़कर उसे एक पत्ते में बंद कर दिया, जो उसके लिए एक ग्रेनेड का काम करने वाला था। जिस गेंडे का उसने शिकार किया था, उसके दांतों से वो नुकीला खंजर बनाता है। इस तरह उसने वो सुन्न करने वाला पौधा और उन केचुओं को अपना हथियार बना लिया, जिन्होंने कभी उसे मारने की कोशिश की थी। उसे नहीं पता था कि वो लोग कालिस्क को कहां ले गए हैं, इसलिए सुराग की तलाश में डेक उसी गुफा के पास आता है जहां उनकी आखिरी फाइट हुई थी। पर अफसोस, वहां उसे कोई नहीं मिला, क्योंकि सब वहां से जा चुके थे। वो जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर प्लूटो पर पड़ी, जो उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गया था। डेक ने देखा कि वो बहुत परेशान नजर आ रहा था और तभी उसकी नजर कालिस्क के पैरों के निशान पर पड़ी, जिस पर खड़ा होकर प्लूटो रो रहा था। डेक तुरंत समझ जाता है कि जिसे वो इतनी देर से मामूली बंदर समझ रहे थे, असल में वो कालिस्क की बेटी है जो उससे बिछड़ गई थी। डेक ने बिना देर किए उस पर थूक दिया और उसे भी अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। इसी बीच उन्होंने थिया के पैरों को देखा, जो मलबे के नीचे दबे हुए थे। डेक उसे बाहर निकालता है, जिसके बाद वो पैर उन्हें टेसा के बेस की ओर ले जाने लगे। वहीं हम थिया को देखते हैं, जिसकी बॉडी को वो लोग डिस्पोज करने वाले थे। एक गार्ड उसकी निगरानी कर रहा था, पर तभी डेक उस पर तेजाब फेंक कर उसे गला देता है। रास्ता साफ होते ही थिया के पैर उसकी बॉडी के पास जाने लगे और बीच में जिसने भी उसे रोकने की कोशिश की, डेक ने उसे ठिकाने लगा दिया। इस काम में प्लूटो भी उसकी मदद कर रहा था, पर जल्द ही वो लोग पकड़े जाते हैं। इसी बीच टेसा कालिस्क को लेकर वहां से निकलने की तैयारी कर रही थी। कंपनी ने उससे उस याउचा का स्टेटस पूछा, जिस पर टेसा उन्हें झूठ बोल देती है
कि वो मर गया है। डेक एक एक कर उन रोबोट्स को ठिकाने लगा रहा था। एक ने सेफ्टी अलार्म बजाने की कोशिश की, पर डेक उसे ऐसा नहीं करने देता क्योंकि अभी उसे थोड़े और टाइम की जरूरत थी। वहीं थिया के पैर थिया को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच जाते हैं। थिया अपने पैरों को वापस पाकर बहुत खुश थी कि तभी वहां और गार्ड्स आ गए, इसलिए उन्होंने फिर से डीएक्टिवेट होने का नाटक किया। वो गार्ड थिया को देख ही रहे थे कि तभी उसके पैर ने पीछे से उन पर हमला किया और उन दोनों ने एक टीम की तरह काम करके सारे रोबोट्स को मार गिराया। डेक उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी एक गार्ड ने उसके सर पर बंदूक तान दी और कहा, अगर हिले तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। डेक के पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, पर तभी वहां थिया आ गई और उसे बचा लिया। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर जब थिया को पता चला कि वो यहाँ उसे बचाने आया है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। थिया बोली, इससे पहले कि और लोग यहाँ आ जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। पर डेक कहता है, अभी नहीं, हम कालिस्क को लिए बिना नहीं जा सकते। उन्होंने प्लूटो की माँ को पकड़ रखा है। सच पता चलते ही थिया भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद डेक ने सिक्योरिटी अलार्म बजाकर सभी को अपनी ओर बुला लिया। वो अपने घुटनों के बल बैठकर उनका इंतजार करने लगा और जल्द ही गार्ड्स की पूरी यूनिट उसे चारों ओर से घेर लेती है। वो उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी डेक ने अपनी चाल चली और उस सुन्न करने वाले पौधे से उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब बस टेसा बची थी, पर डेक को उसे ढूंढना नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद चलकर उसके पास आती है। याउचा के हथियारों से लैस उसने एक मैकेनिकल आर्मर पहन रखा था। वो डेक पर निशाना लगाती है, पर उसने जैसे ही ट्रिगर दबाया वो केचुआ डेक की जान बचाने के लिए खुद उसके सामने आ जाता है और मारा जाता है। उसे अपनी आंखों के सामने तड़पता देख डेक गुस्से से मानो आपे से बाहर हो गया और उस पर पागलों की तरह टूट पड़ा। वो उस पर कई हमले करता है, पर टेसा ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। इसी बीच थिया कालिस्क को अपनी आईडी से छुड़ाने की कोशिश करती है, पर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। उसे ऐसा करते हुए एक गार्ड उसे देख लेता है, पर थिया जल्दी से अपनी आंखें बदलकर टेसा बन जाती है और उसे ऑर्डर देती है कि वो कहीं और जाकर निगरानी करे। पर इन सब का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जाती है। उधर टेसा डेक पर भरी पड़ने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक ट्रक के पीछे छुप गया और जब टेसा उसे उठाकर उसे ढूंढने में बिजी थी तभी डेक ने अचानक उस पर हमला कर दिया। वो उसका सर धड़ से अलग करने ही वाला था कि तभी टेसा खुद को एक शील्ड के नीचे छुपा लेती है जिसे डेक चाहकर भी नहीं तोड़ सकता था। इसी बीच कालिस्क भी उस पर हमला कर देती है। दोनों में जबरदस्त फाइट हुई, पर टेसा ने एक ब्लेड से कालिस्क को बीच से काटना शुरू कर दिया। कालिस्क उसके आगे कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन डेक ने उस मैकेनिकल सूट की वायरिंग तोड़ दी जिससे ब्लेड चलते चलते बंद पड़ गया। टेसा बिना देर किए कालिस्क को फ्रीज करने के लिए उस पर एक बार फिर वो क्रायोजेनिक बॉम्ब फेंकती है, लेकिन इस बार डेक उस बम को डिफ्लेक्ट कर देता है जो सीधा जाकर टेसा के मैकेनिकल सूट से टकरा गया। कालिस्क उसके हाथ को तोड़कर दूर फेंक देती है। वो उसके सूट को चीरकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी टेसा उस पर अपनी लेजर से उस पर निशाना साधने लगती है, पर वो कालिस्क पर आखिरी हमला कर पाती उससे पहले ही कालिस्क उसे जिंदा निकल जाती है। प्लूटो पहली बार अपनी माँ से मिलती है और कालिस्क भी अपनी खोई हुई बेटी को वापस पाकर बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था कि यही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग है, पर अफसोस ऐसा नहीं होता। कालिस्क को अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसके मुंह से ठंडी ठंडी भाप निकलने लगती है। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही कालिस्क की पूरी बॉडी फ्रीज हो गई और फिर एक जोर का धमाका हुआ जिसमें उसके शरीर के हजारों टुकड़े हो गए। प्लूटो देखती है कि उनका शरीर अपने आप को फिर से हील नहीं कर रहा था। वो समझ जाती है कि अब वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। हम टेसा को देखते हैं जो अभी तक जिंदा थी। वो सबसे ज्यादा थिया से नफरत करती थी क्योंकि उसकी अपनी बहन ने उसे धोखा दिया था। वो थिया को खत्म करने के लिए उस पर लेजर पॉइंट करती है, पर वो उसे मार पाती उससे पहले ही डेक उसकी गर्दन में रोड घुसाकर उसे खत्म कर देता है। प्लूटो टेसा पर बहुत गुस्सा था, पर डेक ने उसे समझाया कि अब वो जा चुकी है। इसके बाद डेक अपने प्लेनेट पर वापस लौटता है। उसके पिता को लगा कि वो यहाँ बदला लेने आया है, पर डेक ने उसकी ओर टेसा का सर फेंकते हुए कहा कि उसने अपना शिकार पूरा किया, अब उसे उसका क्लॉक वापस चाहिए। क्लॉक यानी कि वो इनविजिबल होने वाली टेक्नोलॉजी जो सिर्फ महान योद्धाओं को दी जाती थी। लेकिन उसके पिता अभी भी उसे कायर और भगोड़ा समझते थे जिसने उसके कबीले का सर शर्म से नीचे झुकाया था। उसने डेक को क्लॉक देने से मना कर दिया और अपने लोगों को ऑर्डर्स दी कि वो उसे खत्म कर दे। उसके गार्ड्स जैसे ही डेक को मारने के लिए आगे बढ़े, डेक उन्हें वहीं ढेर कर देता है और अपने पिता को फाइट के लिए चैलेंज करता है। इसके बाद दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और उसका पिता डेक पर जरा भी रहम नहीं दिखाता। लेकिन इस बार डेक भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने उनसे फाइट की और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसकी लड़ने की काबिलियत देखकर उसका पिता खुद को इनविजिबल कर लेता है, पर डेक पहले से ही इसकी तैयारी करके आया था। उसने शिप को स्टार्ट किया जिससे उड़ने वाली धूल से उसे उनकी पोजीशन पता चल गई। बस फिर क्या था, डेक ने उन पर एक के बाद एक कई जानलेवा हमले किए और आखिर में उनका हाथ काटकर दूर फेंक दिया। उसने अपने पिता को घुटनों के बल झुका दिया और उनका हेलमेट निकाल लिया क्योंकि अब वो सबसे ताकतवर योद्धा नहीं थे। उसका पिता अपनी जान बख्शने के बदले उसे अपने कबीले में जगह देने को तैयार हो जाता है, पर डेक ने उन्हें उसके भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराया और कहा अब मुझे किसी कबीले की जरूरत नहीं। बस इतनी देर में प्लूटो उसके पिता का सर चबा जाता है और हम देखते हैं कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो गया था। उन तीनों ने मिलकर अपना एक अलग कबीला बना लिया था जिसमें याउचा प्लेनेट के रूल्स फॉलो नहीं होते थे, बल्कि वो एक भेड़िए के झुंड की तरह रहते थे। आखिर में हमें डेक की माँ को दिखाया जाता है जो अभी अभी किसी दूसरे प्लेनेट से लौटी थी। उन्हें देखकर सभी लोग अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।